अगर इंडियन मार्केट्स पर नजर है तो एक बात तो साफ है, मेटल स्टॉक्स की इस जबरदस्त तेजी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो भाई सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर मेटल स्टॉक्स में हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान कॉपर को ही देख लीजिए, पिछले 6 महीनों में सीधे सीधे 100% का उछाल। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नैल्को को देखिए, वो भी इसी टाइम में 80% ऊपर गया है। तो जाहिर है ये कोई एक दो स्टॉक की बात नहीं है, ये एक पूरा ट्रेंड बनता दिख रहा है। तो अब असली सवाल पर आते हैं, क्या ये बस कुछ महीनों की तेजी है जो फुस हो जाएगी, या फिर हम एक नए बहुत बड़े मेटल सुपर साइकिल की बिल्कुल शुरुआत में खड़े हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस पूरी तेजी को समझने के लिए हमें इंडिया से थोड़ा बाहर झांकना पड़ेगा, क्योंकि इसकी असली जड़ें ग्लोबल लेवल पर हो रहे कुछ बहुत बड़े बदलावों में है, जिनका सीधा असर हमारे बाजारों पर पड़ रहा है। देखिए, पिछले कई दशकों से दुनिया एक सिंपल फंडे पर चल रही थी, ग्लोबलाइजेशन। मतलब सस्ती सप्लाई चेन बनाओ और पैसा फाइनेंशियल एसेट्स में लगाओ। लेकिन अब सीन बदल रहा है, दुनिया जा रही है डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ। अब फोकस है सप्लाई चेन पर अपना कंट्रोल रखने पर और रियल एसेट्स पर। और यहाँ इतिहास हमें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाता है। जब भी किसी देश का सरकारी कर्ज उसकी जीडीपी के 130% से ज्यादा हो जाता है, तो सरकारों को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बदलनी ही पड़ती हैं। और आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका बिल्कुल इसी मोड़ पर खड़ी है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि डी ग्लोबलाइजेशन के इस नए दौर में मेटल्स अब सिर्फ कच्चा माल नहीं रहे, नहीं, अब ये नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स बन गए हैं। और बस यहीं से मेटल्स की पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। तो शुरुआत करते हैं कॉपर यानी तांबे से। समझते हैं कि यहाँ पर सप्लाई और डिमांड का खेल आखिर चल कैसे रहा है। पता है, इकोनॉमी की दुनिया में कॉपर को एक निकनेम मिला हुआ है, डॉक्टर कॉपर। और इसकी वजह भी बड़ी खास है। ऐसा माना जाता है कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमिक हेल्थ का सबसे ईमानदार इंडिकेटर है। अब देखिए, एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2035 तक कॉपर की सप्लाई उसकी डिमांड से 30%, जी हाँ 30% कम रह सकती है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये बहुत बड़ा गैप है, और इसी गैप में पूरी कहानी छुपी हुई है। अब सवाल है, डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है? वजहें बिल्कुल साफ हैं। पहली, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इनमें नॉर्मल कारों से 3-4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। दूसरी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कॉपर का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। और तीसरी, एआई डेटा सेंटर्स, जो धड़ाधड़ कॉपर कंज्यूम कर रहे हैं। तो डिमांड तो आसमान छू रही है, लेकिन असली चुनौती सप्लाई साइड पर भी है। अब वापस इंडिया आते हैं और हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। देखिए, सालों तक रेगुलेटरी चक्करों में कंपनी का प्रोडक्शन एक तरह से रुका हुआ था, लेकिन अब कहानी बदल गई है। इनकी सुरदा माइन फिर से शुरू हो गई है और कुछ जरूरी माइनिंग लीज भी मिल गई हैं। मतलब कंपनी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता अब साफ हो गया है। और कंपनी अब रुकने के मूड में नहीं है, इनका प्लान एकदम एग्रेसिव है। टारगेट है कि FY31 तक आईएस का प्रोडक्शन 3.5 गुना 3.5x बढ़ाना है। और स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल और साफ, जो भी मार्केट का रेट चल रहा है उस पर बेचो और इस पूरी कमोडिटी साइकिल का भरपूर फायदा उठाओ। ठीक है, तो ये तो हुई कॉपर की बात। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट मेटल पर, सिल्वर यानी चांदी। अब चांदी की सबसे खास बात क्या है? इसका ड्यूअल रोल, इसका दोहरा किरदार, जो इसे मार्केट में एक यूनिक पोजीशन देता है। देखिए, एक तरफ तो चांदी सोने की तरह एक सेफ हेवन एसेट है, मतलब एक सुरक्षित निवेश। और दूसरी तरफ ये एक बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, सब में इसकी जरूरत पड़ती है। इंडिया में इस कहानी का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? हिंदुस्तान जिंक। अब इनका बिजनेस मॉडल समझिए। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका करीब 62% आता है जिंक और लेड से। ये इनके बिजनेस का स्टेबल मजबूत बेस है। और बाकी का 38% आता है सिल्वर से, जो इसे ग्रोथ का तड़का देता है। लेकिन हिंदुस्तान जिंक की असली ताकत क्या है? वो है इसका कॉस्ट कर्व में सबसे नीचे होना। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में ये दुनिया के उन प्रोड्यूसर्स में से है जो सबसे कम लागत पर प्रोडक्शन करते हैं। और इसका फायदा ये है कि जब मार्केट में कीमतें गिर भी जाती हैं तब भी ये कंपनी आराम से प्रॉफिट कमाती रहती है। तो ठीक है, मौके तो साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है,
और वो है रिस्क। मेटल साइकिल में पैसा लगाने से पहले इसकी वोलैटिलिटी मतलब इसके उतार चढ़ाव को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जरा रिस्क पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, इतिहास हमें एक सीधी साधी चेतावनी देता है। मेटल साइकिल्स अपने जबरदस्त उतार चढ़ाव के लिए बदनाम हैं। ये वो मार्केट नहीं है जहां खरीदो और भूल जाओ वाली स्ट्रैटेजी काम करती है, बिल्कुल नहीं। जरा इस आंकड़े को देखें। 2011 से 2015 के बीच सिर्फ 4 सालों में चांदी की कीमतें 71% तक गिर गई थीं। सोचिए, 71%। ये इस सेक्टर की वॉलेटिलिटी का एक जबरदस्त उदाहरण है और ये हमें याद दिलाता है कि गिरावट कितनी गहरी और कितनी लंबी हो सकती है। तो 3 बड़े रिस्क हैं जिन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। पहला, चाइना फैक्टर। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मेटल कंज्यूमर है। वहां जरा सी भी सुस्ती आई तो पूरी दुनिया का मार्केट हिल सकता है। दूसरा, मजबूत डॉलर। डॉलर मजबूत होता है तो बाकी देशों के लिए मेटल्स महंगे हो जाते हैं, जिससे डिमांड कम हो सकती है। और तीसरा, ओवर कैपेसिटी का डर। मतलब जब ऊंची कीमतें देखकर कंपनियां इतना प्रोडक्शन बढ़ा दें कि भविष्य में सप्लाई डिमांड से ही ज्यादा हो जाए। तो इन सब बातों को अगर एक साथ रखकर देखें तो सबसे बड़ा सवाल फिर वही है, इस मेटल साइकिल में हम आखिर हैं कहाँ? क्या ये एक लंबी रेस की बस शुरुआत है या हम फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंच रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।